मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। शरीर में हट्टे-कट्टे और मैं बिल्कुल दुबली-पतली। उन सबको कैसे झेलती? जैसे ही सुहागरात का टाइम आया, वे 5 लोग बारी-बारी से मेरे साथ सुहागरात मनाने लगे। उसके तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल मैं ऐसे खानदान में पैदा हुई थी, जहाँ सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की बनती थी। मेरी माँ भी मेरे पापा और ताऊजी और चाचा की एक ही पत्नी थी। मैं 15 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 4 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे चारों भाइयों की शादी थी। भाभी सिर्फ एक थी। तभी मुझे उस बारे में कुछ खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रिवाज होता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 4 भाभियां आएंगी। लेकिन भाइयों की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था, तो मेरे चारों दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई, पर मैं सिर्फ इसी बीच में थी कि आखिर मेरी बाकी 3 भाभियां कहाँ हैं। खैर, मैं इन सबको भूल गई और नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज देखती कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत होती तो वो सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कियों को तो पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहां गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 3 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि इनके यहाँ तो सिर्फ एक ही लड़की की शादी है, तो फिर दूल्हे 3 कैसे? खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा, तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या बात है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की ये एक प्रथा है, जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है, वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सब से शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटा, अब जैसे भी हो, ये सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत ही बता सकती है कि उसकी कितने लड़कों के साथ शादी हो सकती है। मेरी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं वहां से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई, तो मेरे घर मेरी शादी करने की बातचीत चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी। तभी मेरे सबसे बड़े भाई आए और कहने लगे कि नीतू का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा खानदान है, लड़के 5 भाई हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। 5 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी? बस यही सोच मुझे खाई जा रही थी। मैं बार बार इस समाज के इस गलत रिवाज के बारे में सोच रही थी। हम लड़कियों का जरा भी ख्याल नहीं है किसी को कि किसी भी तरह ये शादी ना हो, लेकिन शायद मेरी किस्मत में भी यही लिखा था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो यही सब झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहां से चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबती जा रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया, जिस दिन का हर लड़की को इंतजार रहता है। लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का ही सपना देखा था, ना कि 5 का। सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात के स्वागत की तैयारी में। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर दिख रही थी। दुल्हन के जोड़े में मैं बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ चिंता सताए जा रही थी कि आखिर कैसे होगा सब। फिर मेरी इसी सोच में डूबे मन को अचानक कुछ लड़कियों के शोर ने बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। तभी बैंड बाजे के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप पे ले जाया गया।
वहाँ 5 दूल्हे बैठे थे। मेरे दिल की धड़कन बंद हो गई, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन पांचों ने बारी बारी से मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन पांचों के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे करवाए। फिर हमारी शादी पूरी हो गई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और माँ भी थी। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, अब से उन पांचों के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सब की हमेशा लाज रखना। उनकी ये सब बातें मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख रही थी। मैं चाह कर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाह कर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय आ चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरी सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरे ही चर्चे कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजी और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवाकर बैठा दिया गया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहागरात मनाई और चले गए। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ वही किया। ऐसे करते करते मेरे पांचों पतियों ने मेरे साथ सुहागरात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के काम में लगा दिया गया। दर्द के कारण मुझे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन मैं आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसा रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वो लोग मुझे इस्तेमाल करते और दिन में घर का काम मेरी हालत खराब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहां जाकर सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली गई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी नीतू बहुत कमज़ोर है, वो एक साथ 5 लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे 5 पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है, और इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोज़ाना सिर्फ एक पति ही मुझसे संबंध बनाता था। लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। वो मुझे समझाते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ़ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वो ही थे जो मुझे अपनी मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के ही सपने देखने लगे थे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके बड़े भाई मुझे छुए, लेकिन उनकी और मेरी एक ना चलती थी। आखिर उनकी भी पत्नी थी मैं। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझे कहा कि तुम राहुल यानी कि मेरे सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पीटना शुरू कर दिया और मेरे साथ गलत व्यवहार किया। मैं दर्द से कराहती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की। इस तरह से उनकी तरह ही मेरे बाकी पतियों ने भी मेरा राहुल के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाया। वो भी मुझे मार पीट का शिकार बनाते रहे। राहुल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारा क्या करता। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरे भतीजा हुआ है, तो मुझे वहाँ बुलाया गया है। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा, कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें राहुल छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात राहुल की बारी थी मेरे कमरे में आने की। रात होते ही राहुल मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी।
तभी राहुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बिठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राहुल कहने लगे, देखो नीतू, मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जाती और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी मैंने कहा कि अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा से सिर्फ एक पति का सपना देखा है और इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपनों से ही अलग कर दिया। तभी राहुल ने मुझे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूंगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें ले आऊंगा तो हम लोग वहां से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया में, इन सब से दूर। राहुल की इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जागी कि शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए राहुल के साथ निकल गई। तभी राहुल के किसी दोस्त की दुर्घटना घटी तो राहुल को वहां जाना पड़ा। तभी राहुल ने मुझे मेरे पीहर जाने वाली बस में बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। सभी प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हुआ और मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आपने आज नीतू को भेजा क्यों नहीं। तभी मेरे ससुर ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, नीतू को तो सुबह ही बस में बिठा दिया था। फिर राहुल के आने के बाद मेरे ससुर ने राहुल से कहा कि नीतू अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसे सही बस में नहीं बिठाया था। तभी राहुल ने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बैठा के आया था। अब राहुल भी बहुत घबरा गए कि आखिर उनकी नीतू कहाँ गई। मेरे मायके वाले भी आ गए थे। दूसरा दिन हो गया था लेकिन अभी तक मेरे बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी। सबसे ज्यादा राहुल दुखी थे कि आखिर मैं कहाँ गई। 2 दिन बाद वो मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये घटना घट गई। मेरी कोई खबर ना लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। तभी नीतू की बॉडी उन्हें सड़क के दूसरे किनारे पर मिली। पत्थर से वार किया हुआ था, जिसकी वजह से नीतू की पूरी बॉडी कुचली हुई सी थी। सब लोगों ने नीतू की बॉडी उसके कपड़ों और हाथ पर बने टैटू से पहचान ली और अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल था कि आखिर नीतू को मारा किसने। जब नीतू गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डले हुए थे जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने इसे लूट कर मारने का इरादा समझा। कुछ दिनों तक तो पुलिस ने छानबीन की लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके थे, लेकिन नीतू को भुलाना राहुल के लिए मुश्किल था। वो नीतू की याद में दिन रात रहता। एक रात राहुल अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसने खटखट की आवाज सुनी। राहुल ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और घर की पिछली तरफ गया जहां पर से आवाज आ रही थी। फिर उसने देखा कि नीतू के ससुर जमीन को खोद कर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने जमीन से एक लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाले। मैं देखकर चकरा गया जब मैंने देखा कि वो वही गहने थे जो उस दिन नीतू पहन कर गई थी। राहुल को सारा माजरा समझ में आ गया, लेकिन वो ये सब सोचकर दुखी भी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। राहुल ने दूसरे दिन पुलिस को बुलाया और सारी बातें कह डाली। नीतू के ससुर राहुल को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर पुलिस के खौफ से उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल और नीतू की सारी बातें सुन ली थी कि ये लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे। तभी मैंने सोचा कि मेरे 5 बेटों का क्या होगा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी। इसी डर से नीतू का पीछा करने लगा और कुछ मेरे गुंडे आदमियों की मदद से नीतू को मरवा दिया ताकि वो राहुल के साथ भाग ना पाए। और मैंने गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे, और हमारे गहने भी बच गए। पुलिस अब नीतू के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। राहुल की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि ये किसी प्रथा है जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, और अगर वो खुलकर जीना चाहे तो उन्हें मार दिया जाता है। राहुल अपनी पूरी जिंदगी नीतू की याद को समर्पित कर चुका था। ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका आपकी जिंदगी में होने वाले किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।